नमस्कार दर्शकों, हम आपके सामने लाइव हाजिर हैं। आज बात करेंगे धुरंधर द रिवेंज के बारे में। कल मैंने और रवि जी ने दोनों ने ये फिल्म पेड प्रीव्यू जब हुआ शाम 5 बजे तो देखी। हालांकि रवि जी का अनुभव कुछ ऐसा रहा कि जो समय दिया गया था उससे देरी से फिल्म शुरू हुई, और ऐसा मुंबई में कई जगहों पर हुआ कि ये फिल्म जो थी देरी से शुरू हुई। तो अभी के इस लाइव में हम आदित्य धर साहब जो हैं, जिन्होंने धुरंधर द रिवेंज बनाई है, उनसे मैं 10 सवाल पूछूंगा, जो 10 सवाल मैंने अपने ट्विटर पे भी रखे हैं। लेकिन हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम रवि जी से भी जानना चाहेंगे कि जब इन्होंने ये फिल्म देखी तो उनको कैसा लगा। हालांकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर अपना रिव्यू दे चुका हूं, रवि जी अपने प्लेटफॉर्म पर अपना रिव्यू दे चुके हैं, लेकिन हम दोनों के दर्शकों के लिए मौका है एक दूसरे की बात जानने का, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये जान पाएं कि रवि बुले जी जब कल पहुंचे इस फिल्म को देखने तो उन्होंने क्या नोट किया, और रवि जी के जो दर्शक इस समय जुड़े होंगे वो ये जान पाएंगे कि मैं क्या इस फिल्म को लेकर अपनी राय रखता हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कल धुरंधर देखने पहुंचे, धुरंधर पार्ट 2, धुरंधर द रिवेंज, तो कैसा आपका अनुभव रहा इस फिल्म में? आपको क्या अच्छा लगा, क्या खास लगा, क्या कमी लगी? क्या कैसे देखते हैं आप इस पूरी फिल्म को? सबसे पहले तो यह है कि जो आपने कहा कि जब शाम को हम लोग शो देखने पहुंचे तो मेरा शो 5 बजे का था, जो 6 बजे शुरू हुआ। तो 1 घंटे का डिले था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो 1 घंटे बाद शुरू हुआ और भीड़ भाड़ बढ़िया थी। मतलब मैं कहूंगा कि हाउसफुल शो था, लोग देखने आए थे, बहुत एक्साइटेड थे, फैमिली के साथ भी आए थे, फ्रेंड्स के ग्रुप जो होते वो भी आए थे, मेल फीमेल सब लोग थे, कुछ बूढ़े लोग भी थे, जवान भी थे। तो कुल मिला के अच्छा खासा दर्शक वर्ग था और हॉल ऑलमोस्ट पैक था। मतलब उसमें 2, 5, 10 सीटें कुछ खाली होंगी तो होंगी, अदरवाइज वो एकदम हाउसफुल वाली स्थिति थी और सब लोगों को इंतजार था। और हालांकि कई लोग उसमें मैंने देखा कि जिन्होंने वहीं विंडो पे टिकट खरीदे थे, देर हो जाने की वजह से, क्योंकि सबके अपने अपने टाइमिंग होते, लोग समय निकाल के आते, तो कुछ लोग जो है वो टिकट वापस करके जा भी रहे थे। और एक आध 2 लोग मेरी वहां बात होती, जब हम खड़े रहते हैं 1 घंटे तक, तो एक लड़का था, तो वो दे के चला गया था। फिर जब वो 9:30 बजे के आसपास वापस लौटा फिल्म देखने के लिए, तो लोगों में था कि जो गए वो भी देखने आए वापस से। अब रही फिल्म की बात, तो फिल्म जैसे कि हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे और मैं भी, और हमने कितनी बातें की इस फिल्म के बारे में, क्या धुरंधर 2 जो है पता नहीं इससे धुरंधर से बढ़िया होगी, हम यही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा मुझे कि अभी आपके धीरज की परीक्षा लेना इस फिल्म ने शुरू कर दी। उसकी वजह ये थी कि एक तो सीन बड़े लंबे लंबे, मतलब ऐसा लगा नहीं कि आदित्य धर ने कोई एडिटर बैठाया है। अगर एक सीन उसने शूट कर दिया है, लॉन्ग रन की चेज है मान लीजिए, तो जितने एंगल से जितना लिया वो सब जोड़ दिया, ऐसा लगा, एडिटर को काम नहीं करने दिया गया। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, और खास तौर पर पहले 1 घंटे तक आपको समझ में नहीं आता कि मतलब ये फिल्म जो है, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी वहीं से शुरू हुई है, और उस फिल्म में जो पेस था, उस फिल्म में जो ड्रामा था, उस फिल्म में जो सब कुछ हाई वोल्टेज था, यहां वैसा क्यों नहीं है। पहले 1 घंटे तो बड़ा पेशेंस का इस फिल्म ने टेस्ट लिया, लेकिन उसके बाद में वहां जब बड़े साहब की एंट्री होती है, वहां से 1 घंटे के बाद में ये फिल्म थोड़ा पकड़ती है। और फिर उसके बाद जब ये फिल्म आगे चलने लगी तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है। फिर अचानक इस फिल्म में एकदम जो है वो मोदी जी का अवतार होता है। तो चुनाव, फिर उसके बाद में यूपी के चुनाव, फिर उसके बाद में नोटबंदी, ये पूरा एक डिफरेंट एपिसोड जो है वो पूरा शुरू हो गया, और ये सारा कुछ पाकिस्तान से कनेक्टेड बताया। इस सब के बाद में जाके फिर जब वो आदित्य धर यहाँ पर आए हैं, कि उन्होंने जो पहली फिल्म में जो उनकी थीम थी कि जो हमारा स्पाई वहां गया और उसने धुआं निकालना शुरू कर दिया है दुश्मनों, यहां जाके फिर जो है फिल्म जो है अब पुराने ट्रैक पे लौटती है। और ठीक है, क्लाइमैक्स वगैरह बढ़िया है, बहुत सिनेमाई है, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा लगता है मुझे कि चीजें लड़खड़ाई हैं। और इस फिल्म के बारे में एकदम शॉर्ट में और 1 लाइन में मैं कह दूं, धुरंधर देखकर जो मजा आया था वो धुरंधर 2 या धुरंधर द रिवेंज देखकर नहीं आता है। आप इसलिए भले ही देख लें कि आपने धुरंधर
है आप ना? सही कह रहे हैं। मैं मजा नहीं दर्शकों आता को पता बताना नहीं। चाहूंगा कि मैंने 2 बार देखी है थिएटर में जाकर धुरंधर, 2 बार। हाँ, धुरंधर मैंने भी 2 बार देखी है जी। ज्यादातर और लोगों ने देखी है। उसके मुकाबले धुरंधर 2 ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया। मतलब मुझे एक तो पहले से ज्यादा लंबी लग रही थी, पहली फिल्म की तुलना में काफी लंबी लग रही थी, और दूसरा उसमें उतना रस नहीं आ रहा था क्योंकि आप ऊब रहे थे। जैसा आपने कहा कि सीन बहुत लंबे, ये बात बिल्कुल मैंने भी नोटिस की कि लग रहा था यार अब मतलब ठीक है, ओके आगे बढ़ो, ऐसा लग रहा था कि ये कट सकता। जब हमें ये फील आने लगे कि यार अब आगे बढ़ो, समझ में आ गया, विच मीन्स कि जहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश थी काटने की, जहां पे नहीं काटा गया। बिल्कुल। और उसमें एक चीज और है, मतलब एक फिल्म और एक बात और जो फिल्म में नोटिस की, पूरी फिल्म में आप देखिए मेल कैरेक्टर्स हैं, फीमेल है ही नहीं। अगर सारा अर्जुन को छोड़ दें, जो गिनती के 4 दृश्यों में दिखती हैं और 2-4 डायलॉग बोलती हैं, हाँ। उसके अलावा एक आध बार कभी आप माधवन साहब की फैमिली दिखा दी तो वहां एक आध फीमेल कैरेक्टर कोई आपको दिख गई, उनकी पत्नी बेटी के जैसी। शुरुआत में रणवीर सिंह की जो फैमिली दिखा दी तो बहन और मदर दिख गई, जिनका रोल, जिनके डायलॉग नहीं के बराबर है। एक वकील साहिबा जो शुरुआत में दिखी, मतलब सब कहानी के हाशिए से बाहर हैं। मुख्य कहानी में एक भी फीमेल कैरेक्टर आपका नहीं बचा है। और फिर उसके बाद में जिस तरह की वॉयलेंस है इस फिल्म में, और जिस तरह से वो गाली गलौज, ऐसा नहीं कि गालियों से बड़ी एलर्जी है कि कोई पर्दे पे गाली दे रहा है तो बड़ा खराब लगता है, जहां जरूरी हो भाई। मुझे समझ में आया कि भाई अगर कोई जैसे संजय दत्त का कैरेक्टर था और जिस तरह का उनको पुलिस ऑफिसर बताया गया, जो स्टाइल दिखाया गया, तो एक आध व्यक्ति दे रहा तो चलो ठीक है, चल जाए। लेकिन यहाँ तो हर आदमी दे रहा है गाली, और उसके बाद एक्शन के साथ दे रहा है। 2-4-5 जगह बाकायदा जिस तरह से एक्शन दिखाए गए गाली के साथ में, मतलब क्या दिखाना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता है, आदित्य धर को ये मालूम होगा कि इस फिल्म को देखने के लिए महिलाएं भी आएंगी, जो है ना, कॉलेज गोइंग लड़कियों से लेकर जो है बहुत सारी मैच्योर लेडीज और बहुत बूढ़ी महिलाएं भी। मेरे जिस शो में था वहां कपल्स आए थे जो उम्र दराज थे, और कुछ लोग फैमिली के साथ थे। तो ठीक है, सब 18+ है मान लिया, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कहीं कोई लिमिट जो होती ना, हिंसा दिखा दी चली ठीक है, लेकिन वो जो वर्बल जो पूरा मामला था वो आपके कानों में पड़ता हर दूसरे। और शुरुआत में तो जिस तरह से माँ बहन की गालियों से चीजें शुरू हुई, इतनी जगह सेंसर ने बीप कराया है, खासतौर पे शुरुआती हिस्सों में, और जहां पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर है या जिनको थोड़ा पॉजिटिव लाइट में दिखाया, उनकी बीप करा दी। लेकिन जो पाकिस्तानी है या जो नेगेटिव लाइट में है, वो फर्राटे से गाली दे रहे हैं। राकेश बेदी का एक डायलॉग है शुरुआत में ही, वो बहुत गंदा है और वो पूरा विदाउट बीप सुनाई आ जाता है पूरा। किसका? राकेश बेदी का शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से चीजें, मतलब भाई अगर जब बाकी गालियां दी जा सकती तो फिर जिनको बीप कराया उनको क्यों कराया भाई, उनको भी देने देते। तो ये अजीब सी सिचुएशन थी, या तो सारी गालियां बीप करा देते, कुछ में बीप है, कुछ में जो है गाली दे रहे हैं। तो ये अजीब तरह का मिक्सचर था, मगर ये ओवरडोज था। पहली बार मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी मुझे नहीं लगा, या इवन जो कई वेब सीरीज हम देखते हैं, लेकिन यहां तो लगा कि आप 4 घंटे के लिए बैठे हैं और कितनी बार, मतलब कभी भी अचानक, मतलब जो है सिर्फ गाली में, डायलॉग की जगह कई जगह पर सिर्फ गालियों में बात हो रही है। ये उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, एक्शन सीन्स में खास तौर पर। तो ये चीजें तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जो फैमिली ऑडियंस को एकदम से दूर कर देती है आपसे। तो ये दूसरी, एक तो फिल्म की लंबाई बहुत ज्यादा है, दूसरा वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, महिला किरदार बहुत ना के बराबर हैं, गालियां ज्यादा हैं, सीन्स बहुत लंबे हैं, मतलब टर्न ऑफ करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, बिल्कुल। तो अगर आप इस फिल्म को धुरंधर के ऑरा में प्लस जो ये फिल्म परोसना चाहती है, उसको आप चाहे प्रोपेगेंडा कह लें, चाहे उसको एजेंडा कह लें, अगर आप इन चीजों के ऑरा में नहीं देखेंगे इस फिल्म को, तो फिर इस फिल्म के साथ बैठे रहने में थोड़ी मुश्किल आएगी। आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि फिल्म नहीं देखेंगे, देखेंगे, लोग देखने जा रहे हैं, और अभी तो शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है। मगर जो कह रहे हैं कि ये टर्न ऑफ करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और खास वही है कि पहली फिल्म जैसा मजा नहीं आएगा। उसकी एक वजह, बस 1 मिनट और लेता हूं फिर आप बोल लीजिएगा।
एक चीज जो मुझे यहाँ पर लगी, हाँ। पहली फिल्म में भी चीजें थी, ऐसा नहीं थी कि पहली फिल्म में आदित्य धर मैसेज नहीं दे रहे थे जो इस फिल्म में खुले तौर पर दे रहे हैं। उस फिल्म में भी वो यही मैसेज दे रहे थे, लेकिन वो इतना अंडरटोन था, इतना अंडर करंट था कि लोगों ने कहा कि इसकी पॉलिटिक्स हमको दिख रही है, हम उससे असहमत हैं, उसके बावजूद फिल्म अच्छी है। इस फिल्म के बारे में आप ये नहीं कह पाएंगे। मैं वेट कर रहा हूं कि इस फिल्म के बारे में, इसमें डायरेक्ट इस फिल्म के बारे में ऋतिक रोशन क्या बोलेंगे, अनुराग कश्यप क्या बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों के बारे में मतलब इनकी जो राय आई थी, फिर ऋतिक रोशन ने तो दूसरे दिन फिर पोस्ट किया था कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं है टाइप का, और जिनको अनुराग कश्यप जिनको एकदम खांटी मानते हैं इसके अगेंस्ट में इस तरह की चीजों के, उन्होंने भी तारीफ कर दी। तो क्या बोले, और बहुत सारे लोग हैं, मैं वेट कर रहा हूं कि वो क्या उनका स्टेटमेंट आता है। एक हमारे दर्शक हैं और वो कमेंट कर रहे हैं, उनका कमेंट मैंने लिया है। धुरंधर फर्स्ट पार्ट आई एंड माय डॉटर सीन थ्राइस इन शिकागो। उन्होंने 3 बार शिकागो में फिल्म देखी। नाउ वेटिंग टू वॉच सेकंड वन ऑन 23rd। सर आई रेस्पेक्ट बोथ ऑफ यू नॉट टू रिवील एनी एंड स्प्रेड एनी नेगेटिविटी। देखिए हम लोग कोई नेगेटिविटी कुछ भी नहीं फैला रहे हैं और आपको यहाँ पे हम कोई भी स्पॉइलर भी नहीं दे रहे हैं। हम अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे निर्देशक हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गए हैं, बहुत डायरेक्ट हो गए हैं, और बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्पीच का भी इसमें इस्तेमाल किया है। नोटबंदी वाले इंसिडेंट को बाकायदा कहानी से जोड़कर ऐसा करके दिखाया है कि ये बिल्कुल जस्टिफाई उन्होंने कर दिया है। यहां मैं इस बात का कोई दावा नहीं करता हूं कि नोटबंदी सही थी, ना ही इस बात का कि नोटबंदी सही नहीं थी। मैं अभी भी मानता हूं कि नोटबंदी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट उसके बारे में आई नहीं। अगर हम सच में जाकर फैक्ट्स चेक करेंगे तो क्वेश्चन मार्क ही है आज भी। लेकिन अगर हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी हमने एक काल्पनिक कहानी गढ़ी जिसमें हमने कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स ले लिए और अपने हिसाब से हमने चीजों को जस्टिफाई कर दिया। देखिए फिल्म एक बहुत पावरफुल मीडियम है। लोग जो निकलेंगे सिनेमा हॉल से वो कहेंगे देखा यही हुआ था। तो क्या गारंटी ले रहे हैं फिल्मकार इस बात की, क्योंकि अभी तक तो ये चीजें प्रूव हुई नहीं है। अभी तक तो ये चीजें प्रूव, तो किस आधार पर वो इतनी बड़ी गारंटी लेकर ये कहते हैं। और अगर ये उनकी कल्पना है तो फिर हमने तो वहां पे प्रधानमंत्री जी का भाषण भी देखा, फिल्म के बीच में देखा, बाकायदा न्यूज क्लिपिंग्स दिखाई गई हैं। जैसे पहले पार्ट में जो 26/11 का हुआ था या जो भी हुई थी रिपोर्टिंग, उसको एज इट इज उन्होंने दिखाया था। वहां पे लोग कनेक्ट कर रहे थे, यहां पे भी लोग कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा इसको देखकर हैरान भी हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आप बीजेपी के खिलाफ हैं। देखिए ना तो हम बीजेपी के खिलाफ हैं और ना हम बीजेपी के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं ना कांग्रेस के साथ हैं, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना हम किसी के खिलाफ हैं ना साथ हैं। लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते, क्योंकि उस दिन मेरे ऊपर भी तो असर पड़ा था जब नोटबंदी हुई थी, मैं भी तो कहीं लाइन में लगा था, तो क्या मुझे ये हक नहीं है, अगर नोटबंदी का कहीं जिक्र आ रहा है, कोई शख्स ऐसा जिक्र कर रहा है, तो मुझे क्या हक नहीं है उस पर बोलने का? अरे आदित्य धर उस पर पूरी पिक्चर बना सकते हैं, मैं एक लाइन नहीं बोल सकता? मैं एक लाइन नहीं बोल सकता क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, आदित्य धर ने तो 4 घंटे की फिल्म बना दी और हमें कन्विंस करने की कोशिश की है। यहां हम उस जगह पर खड़े हैं जहां हम ना नोटबंदी को सही मानते और ना ही उसे सफल मानते ना असफल मानते। हम तो ये कहते हैं क्वेश्चन मार्क है, कहां आया है अभी तक क्लैरिफिकेशन? हाँ, बात सही है। पूरी फिल्म में जिस तरह से कहानी जिस मोड़ से, पहले तो 1 मिनट में वो जो साहब जिन्होंने यूएस से कहा था कि भाई उन्होंने 3 बार धुरंधर देखी है, तो मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग तो और बातें करेंगे, अभी ऐसा नहीं है। तो कब देखने वाले हैं, शायद वो 2-3 दिनों में देखने वाले हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बेटी के साथ जब इस फिल्म को देखने जाएंगे, तो जिस तरह के से मैंने कहा कि बहुत वायलेंस है, गालियां हैं और बहुत कुछ ऐसा है कि जो सहज नहीं होने देता आपको, अकेले हो तब भी और परिवार के साथ तो ज्यादा। जब वो बेटी के साथ ये फिल्म देखने जाए तो आने के बाद हमको जरूर बताएं कि उन्होंने क्या महसूस किया। क्या वो बहुत सहज थे उन गालियों के साथ जो पर्दे पर हर कुछ मिनट में एकदम फर्राटे से बोली जा रही हैं, और वो जो एक्शन गालियों के साथ कुछ दृश्यों में है,
क्या वो कंफर्टेबल रहेंगे? वो मैं कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर आज नहीं 4 दिन बाद आए, हम किसी लाइव में मिले तो अपनी बात लिखकर बताएं कि नहीं मैं तो बहुत कंफर्टेबल था, तो भी हमें पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस कितनी, जो यूएस में रहती है, कितने आगे बढ़ गए। शायद वो कल्चरल चेंज है, या फिर शायद समझ का लेवल है, या इमोशंस का लेवल है, जो भी है। और वो ये भी बताएं कि भाई उनकी बेटी का क्या रिएक्शन था, वो अपना बस ना बताएं कि मैंने क्या फील किया, उनकी बेटी क्या कहती है इसके बारे में वो भी बताएं। तो ये मेरा अनुरोध है उनसे। दूसरा, ये जो नोटबंदी की बात है, कहानी में वही चीज है जो मैं कह रहा था कि जो पहली फिल्म में थी, पूरी फिलॉसफी, पूरी जो भी राइट विंग की चीजें हैं या जो भी हम देखते सुनते आए हैं, जो डायरेक्ट दिखाया वो तो दिखाया ही था आदित्य धर ने, और बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। हमने भी फिल्म की बहुत तारीफ की, हमेशा की, अभी भी करते हैं पार्ट 1 की। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से वो खुले तरह से चीजों को पेश करते हुए नजर आते हैं, एक अच्छा कहानीकार ऐसा नहीं करता है जी। या एक सफल कहानीकार जो होता है वो पहली फिल्म में वो सफल थे, पहली फिल्म में वो जिस बात के लिए, जिन कारणों से सफल थे, दूसरी फिल्म में वो उसी बात के लिए असफल नजर आते हैं। छुपा के चीजों को निकाल ले गए थे, लेकिन यहां उनसे कुछ भी नहीं छुपा। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? अब क्या इसकी ये वजह हो सकती है कि उनसे कहा गया आप ऐसा कीजिए और उन्होंने किया, कि भाई बिल्कुल मैंने कहानी कहने का अंदाज बदल दिया। देखिए क्या होता है, मुझे कहा जा रहा है तो मैंने किया। आदित्य धर ने जो कुछ भी दिखाया, चाहे हमने पिछले पार्ट में देखा संसद पर अटैक, हमने पिछले पार्ट में देखा 26/11, हमने सारी चीजें देखी, और जाहिर है हमने उस चीज को महसूस किया क्योंकि हमने वो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है इस देश में। तो अब जब नोटबंदी का रिपोर्टिंग भी की है उसकी, हाँ जी, आपने तो रिपोर्टिंग भी की है टीवी के लिए। मैंने रिपोर्टिंग भी की। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जब हम नोटबंदी का जिक्र कर रहे हैं और हम अपनी कहानी में, जो कि एक काल्पनिक कहानी है, फिक्शनल कहानी है, सिनेमा के पर्दे के लिए है, गढ़ी गई है मनोरंजन के लिए या संदेश देने के लिए, उसमें हम एक रियल लाइफ घटना को पिरो देते हैं, वो भी नोटबंदी जितनी बड़ी, जिसको लेकर आज तक ये विवाद है कि नोटबंदी सफल थी या नहीं। एक तरह से उन्होंने एक बार फिर से इस आग को हवा दे दी है। जो लोग एक बार को भूल चुके थे, लोग तो बहुत कुछ भूल चुके थे, 15 लाख काला धन, बहुत कुछ भूल चुके थे, अच्छे दिन वगैरह, लेकिन उन्होंने फिर से इस चीज को हवा दे दी कि हमें, हमारे मन में एक प्रश्न आएगा, क्योंकि जिस लाइन में पूरा हिंदुस्तान खड़ा था, आम आदमी, हम भी वहीं खड़े थे, और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। न जाने कितनों घरों में तो शादियां थी, भारत में तो शादी का सीजन होता है, भारतीय संस्कृति के जो लोग गहरे जानकार हैं वो ये भी जानते होंगे कि नवंबर दिसंबर में शादियां होती हैं बहुत ज्यादा। उस वक्त लोगों के अचानक पता चला कि भाई कल से हमारे पास पैसा नहीं होगा, या जो पैसा रखा है वो बेकार हो गया। तो इतना बड़ा जो एक झटका लगा था, मुझे याद है मैं रेडियो के लिए काम कर रहा था उस वक्त, और हमारी सैलरीज लेट हो गई, क्योंकि रेडियो में जो भी बिजनेस होता है वो कैश पर होता है। मतलब जो रेडियो में एड्स चलते हैं वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के चलते हैं, और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हैं चेक में नहीं बिकते, वो 2-2 रुपए के, 5 रुपए के बिस्किट बिकते हैं। तो एफएमसीजी का पूरा धंधा कैश पर होता है, और वहीं से वो एड्स चलते हैं और उसी से हम लोगों की सैलरी जाती है। आई स्टिल रिमेंबर हमारी 1 या 2 महीने सैलरी डिले हो गई थी कि यार नोटबंदी हो गई अचानक, कोई तैयार नहीं। तो हमने भी सबने अपने अपने दर्द झेले हैं। मैं यहाँ पर अपने दर्द का बखान नहीं करूंगा, मेरा कोई भी दर्द नहीं था, लेकिन मेरे से कहीं बड़े दर्द थे, लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। तो अगर आप उसका जिक्र कर रहे हैं और इतनी बड़ी गारंटी आप ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कोई गहन रिसर्च किया होगा। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वैसे मैंने 10 सवाल तैयार किए हैं, लेकिन मैं रवि जी की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। जब वो खत्म करेंगे उसके बाद में अपने वो 10 सवाल मैं पूछूंगा। एक हमारे दर्शक हैं जो काफी कमेंट कर रहे हैं, उनका कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि इतना तो इमरजेंसी पे नहीं रोते लोग जितना नोटबंदी पे रो रहे हैं। उज्जवल भाई, आपका माइंडसेट हमें शुरुआत से दिख रहा है। मेरा माइंडसेट तो बिल्कुल न्यूट्रल है, पहली बात। दूसरी बात, इमरजेंसी पे भी सवाल उठे और उठने चाहिए, और नोटबंदी पे भी सवाल उठे और उठने चाहिए, डेफिनेटली उठने चाहिए। और नोटबंदी का तो रहस्य अभी तक खुल नहीं पाया है, लेकिन एक फिल्मकार अगर ये गारंटी ले रहा है कि इस वजह से हुई थी और ये था, यानी कि उनकी रिसर्च कहीं ज्यादा है। अब उनकी रिसर्च आरबीआई से ज्यादा है, देश भर के अर्थशास्त्रियों से ज्यादा है। तो अगर इतनी बड़ी रिसर्च है, और ये अभी तक उन्होंने क्या सिर्फ फिल्म के लिए बचा के रखी थी? एक भारतीय होने के नाते अगर उनके किसी और तरह से, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत, लेकिन वो कहां से आया ये? अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम फिल्म बना रहे हैं,
तो क्या ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था, क्या था ये? मतलब इसका कुछ एक विवेचन तो बनता है ना, जब आप इतनी बड़ी बात कहते हैं। आपने उसमें ये नहीं कहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा, वहां तक भी समझ में आ जाता। आप तो पूरा साबित ही करें ये ही हुआ था। मतलब आपके पास तो इतना बड़ा प्रमाण है जो तो अभी तक सरकार भी नहीं बता पाई है कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। तो ये बातें वाकई हैरान करने वाली है। जो सज्जन ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी पर इतना नहीं रोए थे, वो अगर मौजूद है तो मैं उनसे कहूंगा, फिर से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी उम्र लिखें तो हमें पता चले कि आपने इमरजेंसी के दौर को कितना देखा, कितना भुगता। हमें समझ में तो आया आप कितने नजदीक थे उसके। इस वक्त आपकी उम्र क्या है तो उससे पता चलेगा हमें। उम्र से ये भी पता चलेगा कि आपने क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है या वाकई आपने पढ़ाई की है जहां से होनी चाहिए। ये भी तो है आजकल जो फॉरवर्डेड मैसेज फैलाए जाते हैं झूठ। एज लिखें। और ठीक है, इस फिल्म को देखते हुए जो बात आप कह रहे हैं ना कि भाई चीज को एस्टेब्लिश ही कर दिया गया, जी जी है ना। हम ये नहीं कह रहे कि फैक्ट वही है, चीजें अगर क्वेश्चन मार्क में है तो आपने उसको एक खास तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया या करने की कोशिश की है। आपने उसका सिनेमाई रूपांतरण दिखा दी कि भाई देखो पर्दे पर तो ऐसा दिखता है। सच जो भी हो, लोग सिनेमा से बहुत इंप्रेस होते हैं। ये चीजें पिछले कुछ समय से दिख रही हैं। मुझे केसरी 2 याद आई, आपको बताऊं जी। इस तरह की चीजें अब सिनेमा कर रहा है। प्रोपोगेंडा और एजेंडा तो छोड़ दीजिए, चीजों को, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की। केसरी 2 में यही किया गया था। सी शंकरन नायर साहब की वो कहानी थी, अंग्रेजों के दौर में जलियांवाला बाग कांड के समय की वो कहानी थी, हत्याकांड के समय की। सी शंकरन नायर को यहां बताया गया कि वो उसके खिलाफ जो हत्याकांड था या जो जनरल डायर था उनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं अंग्रेजी और वहां केस लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। इसी तरह की चीजें दिखाई गई थी, जबकि फैक्ट तो दूसरे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई केस लड़ा ही नहीं था। लेकिन आपने केसरी 2 से सी शंकर नायर नाम के एक शख्स को कैसे एस्टेब्लिश किया कि उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो है आवाज उठाई, लड़ा अंग्रेजों से, अंग्रेजों की अदालत में। फैक्ट कुछ और है, ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ। तो आपने वहां पे एक चीज एस्टेब्लिश कर दी। यहां भी उसी तरह की कोशिश है। फैक्ट एक उठाइए और उसकी एक कहानी बना के अपने हिसाब से लोगों के दिमाग में बैठा दीजिए, देखिए ऐसा हुआ था, या है ना। ये इतिहास है, ये इतिहास को तोड़ना मरोड़ना। आज से 20 साल बाद की जनरेशन अगर इस पिक्चर को देखेगी तो वो कहेगी यही हुआ था। देखो डॉक्यूमेंटेड है, यही हुआ था। तो आप फिर इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे, बिल्कुल इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे आप। तो ये चीजें हैं। तो एक फिल्म मेकर की जो जिम्मेदारी है आदित्य धर ने वो यहां पर नहीं निभाई। हालांकि वो कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हमने तो डिस्क्लेमर दे ही दिया था शुरू में कि तथ्यों पर आधारित है मगर पूरी तरह से वही नहीं है, घटनाएं, डायलॉग, किरदारों के नाम ये सब हमने बदल दिए हैं। अब वो एक डिस्क्लेमर देने से, मगर आप कह क्या रहे हैं उसके पीछे, किस चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये बात सही है कि नोटबंदी का जो दर्द है, मैं जिन लोगों ने नोटबंदी झेली, मतलब हम सभी ने झेली, जो कतारों में लगे, मैं तो सबसे कहूंगा कि इस फिल्म को देखें। बिल्कुल, कि आप नोटबंदी की कतार में खड़े हुए थे, आप इस फिल्म के टिकट की भी कतार में खड़े हुए और फिर खुद तय करें कि क्या आदित्य धर ने सही दिखाया है, वही पूरा सच है। अगर उनकी भी बात सच है मान लेते हैं। बहुत अच्छी बात कही रवि जी आपने। मैं भी ये चाहूंगा, ऐसा लोगों को लग रहा है क्योंकि मैंने इस फिल्म की कमियां गिनाई हैं कि ये चाहते हैं कि लोग फिल्म ना देखें। मैं बिल्कुल चाहता हूं लोग इस फिल्म को देखें, सब देखें, उन सवालों पे भी गौर फरमाएं जो मैंने उठाए हैं, जो मैंने कहे हैं, और आप अपने हिसाब से भी देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने हिसाब से देखें और सोचें, कनेक्ट करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ बिना देखे लोगों को सिर्फ सुनेंगे तो शायद आपको पूरी बात समझ में आएगी भी नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है रवि जी कि इन फिल्मों का देखा जाना, इस फिल्म का देखा जाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को समझ में तो आए हम बात क्या कर रहे हैं। आपकी तकलीफ को एक फिल्मकार ने कैसे देखा, वो बता रहा, आपकी तकलीफ की बात कर रहा है कि अरे नोटबंदी हो गई थी, वो दर्द आपका है, आपने झेला, मगर वो फिल्मकार कैसे देख रहा है और आपको क्या समझाना चाह रहा है। अब आप इस पॉलिटिक्स को समझिए। जब पॉलिटिक्स आ ही गई है तो आप समझ लीजिए उस पॉलिटिक्स को, तो बेहतर है बिल्कुल देखें, मैं तो कहूंगा।
मैं अब यहाँ आपकी पे जो 10 सवाल है आज उसकी बड़ी चर्चा है उज्जवल जी, पूरे जी, मतलब सोशल मीडिया में, ट्विटर से हाँ, लेके फेसबुक से लेके यूट्यूब पर आपके उस पर वीडियो भी बने हैं। तो मैं चाहूंगा जी। वो 10 सवाल जो है उन पर बात करें। आप बताइए वो क्या सवाल है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा तो ताकि लोग पढ़ भी पाए उसे, और फिर हम बात भी कर लेंगे उस पर। तो देखिए, ये वो 10 सवाल हैं जो मैंने ट्विटर पर लिखे हैं, और ये लिखे हुए सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है दोस्तों, धुरंधर फिल्म बनाने वालों से सवाल है। पहला सवाल ये है कि नोटबंदी ने हवाला तोड़ा, ये आपने स्क्रीन पर दिखाया, लेकिन जिन अर्थशास्त्रियों ने इसे विफल बताया था, जो आंकड़े आरबीआई ने भी खुद दिए थे कि वही नोट वापस आए जो चलन में थे, क्या वो सब झूठ था? क्वेश्चन मार्क। या सिर्फ आपकी कहानी के रास्ते में आ गया था? तो इसको कहने का, मेरा यहां पे सवाल पूछने का मकसद ये है कि अगर आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं, जैसा कि आपने अपनी फिल्म में दिखाया भी है, तो क्या आप 100% श्योर हैं? क्योंकि देश तो अभी तक क्वेश्चन मार्क में है, लेकिन ये आप श्योर कब हुए? और अगर आप श्योर नहीं है तो फिर आपने कहानी में दिखाया क्यों? क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी जो देश की समस्या हुई थी, बहुत बड़ी देश की जो घटना हुई थी, उसको लेकर एक बहुत बड़ा संशय फिर लोगों के मन में हो जाएगा कि अच्छा ऐसा हुआ था। दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि 2007 से 9 का जो दौर है, बेसिकली प्री 2014 एरा हम बात करें, वो भारत आपकी फिल्म में पाकिस्तान के इशारे पर नाचता था। इस तरह के डायलॉग्स हैं फिल्म में कि उस दौर की चुनी हुई सरकार के लाखों समर्थक तो आज भी जिंदा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त भी वोट डाला था, अभी भी वोट डाला 2014 के बाद। तो क्या आपके लिए उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं होगी? वो सरकार किसी ने तो चुनी थी, अंतरिक्ष से तो प्रकट नहीं हुई थी वो, ना मंगल ग्रह से आई थी। वो सरकार किसी ने तो चुनी थी, किसी ने तो बनाई थी, किसी ने तो वोट डाले थे। तो क्या आपको लगता है कि वो सब जो थे वो पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे थे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप सीधे सीधे कमेंट कर रहे हैं। तीसरा, आपने उरी बनाई, धुरंधर बनाई, हर बार पहले अंधेरा था अब रोशनी है, ये वाला नैरेटिव आ जाता है। तो ये पैटर्न जो है, ये कोइंसिडेंस है या कॉन्शियस चॉइस है कि मतलब आप इसी सोच से फिल्म बनाते हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो हुआ है वो अब हुआ? जो हमारी एक देश की माननीय सांसद हैं, वो तो ये मानती हैं कि 2014 में हमें आजादी मिली, मतलब बाकायदा कैमरे पर वो ये बात कह चुकी है। दूसरा, चौथा सवाल ये कि भाई जियो स्टूडियोज का पैसा लगा है, जाहिर तौर पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी लिए गए होंगे, मल्टीप्लेक्स का पूरा सपोर्ट आपको रहा है, और कहानी में स्पेसिफिक पॉलिटिकल डिसीजंस की जीत होते दिखाई गई है। तो ईमानदारी से बताइए कि ये इंडिपेंडेंट सिनेमा है या आप किसी को इंडोर्स कर रहे हैं? यहां पर इंडोर्समेंट आता है क्या? ये सवाल है मेरा, इसका जवाब दे सकते हैं। पांचवा ये कि अगर कोई फिल्म मेकर कल को कोई ये फिल्म बना दे, जैसे आपने बनाई है, ऐसा कोई फिल्म बना दे और कहे कि इसमें नोटबंदी को देश की बर्बादी की तरह दिखाने लगे, उसमें कि भाई देश की बर्बादी हुई थी जब नोटबंदी हुई थी, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे जितना आप अपनी फिल्म का करते हो? कि आप कह रहे हैं ये सब फिक्शनल है, तो क्या उस फिक्शनल का आप समर्थन करेंगे जो कि आपकी चुनी हुई चॉइस से अलग होगा? छठा ये कि अक्षय खन्ना जैसे एक्टर को आपने पहले पार्ट में ही खत्म कर दिया, और दूसरे पार्ट में, हाँ, अर्जुन रामपाल ने काफी हैरान भी किया है इसमें। उनका जो पोटेंशियल है वो निकल कर भी आया, लेकिन बहुत कुछ और आ सकता था। मुझे नहीं लगा कि उनको वो स्पेस मिला है। वो स्पेस कहीं ना कहीं अर्जुन रामपाल के करियर में भी बहुत हद तक एक अलग तरह से निकल कर आता हूं कि अभी तक अर्जुन रामपाल के जो हस्ताक्षर रहे हैं सिनेमा में, वो बहुत बेहतरीन अभिनेता के तौर पर नहीं रहे हैं, जो कि इसमें हो सकते थे और बेहतरीन तरीके से। सातवां ये कि करीब 4 घंटे की ये फिल्म है, तो क्या ये दर्शकों की जरूरत थी कि वो 4 घंटे अपने घुटने मोड़कर ये पिक्चर देखें सिनेमा हॉल में बैठकर? मैंने तो वो रिक्लाइनर वाली टिकट ली नहीं थी, क्योंकि मुझे तो वैसी सादी वाली सीट 710 की मिली, तो भाई मैंने कहा मैं हजारों रुपए खर्च करके, तो मेरे तो घुटनों में लिटरली दर्द था। इनफैक्ट मैं बाहर निकला तो कोई पीटीआई की रिपोर्टर थी, वो मेरा इंटरव्यू लेने लगी, तो मैंने पहला शब्द ये निकला, मैं घुटनों में दर्द हो गया मेरे। वो देखने से, क्योंकि सच में घुटने सीधे नहीं हो रहे थे। आप 4 घंटे घुटने मोड़कर बैठे हैं, तो 4 घंटे की जो फिल्म है, क्या ये दर्शकों की जरूरत थी या डायरेक्टर का वो अहम था, ईगो था, जिसे कोई एडिटर रोक नहीं सका? उनको लगा कि ये पूरा इसी तरीके से चलना चाहिए जैसे मैं चाह रहा हूं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, 8वां सवाल हमारा ये है कि संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, 3 बड़े पावर हाउस एक्टर्स और तीनों अंडर यूज।
इतने बड़े नाम आपने सिर्फ पोस्टर पर चाहिए थे आपको, इसलिए आपने लिए, या कहानी में भी जगह देनी थी? मैं इनमें कहूंगा कि संजय दत्त और आर माधवन, इनफैक्ट आर माधवन तो कुछ गिने चुने सीन्स में ही आते हैं, हालांकि वो अपनी छाप छोड़कर जाते हैं, और खासकर उनका जो लुक है उस वजह से भी। नवा सवाल यही कि आपने कहा कि ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो फिर नोटबंदी और प्री 2014 सरकारों वाले सीन्स के लिए आपके पास कौन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, या ये सिर्फ इंस्पायर्ड का कन्वीनियंट शील्ड आपने लिया हुआ है? और एक आखिरी सवाल ये है, 10वां, कि रणवीर सिंह की जो परफॉर्मेंस है वो वाकई बहुत शानदार है। ये फिल्म रणवीर सिंह की फिल्म है, जैसे पिछली फिल्म जो थी वो अक्षय खन्ना की फिल्म थी, ये रणवीर सिंह की फिल्म है। लेकिन क्या एक अच्छे एक्टर की आड़ में एक कमजोर और पॉलिटिकली बायस्ड स्क्रीन प्ले को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क इसलिए पूछ रहा हूं, पॉलिटिकली बायस्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने नोटबंदी को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, जस्टिफाई कर दिया है, जबकि देश की जनता तो अभी तक क्वेश्चन मार्क में है। तो ये वो 10 बातें हैं जो मैं एक आम दर्शक के तौर पर बस जानना चाहता हूं। हो सकता है मुझे सच ना पता हो, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये वो 10 चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं। आपने इसमें जो एक पॉइंट में बात की कि लोगों की भावनाओं का ख्याल, कि भाई अगर सरकार, आपने एक पॉइंट उसमें लिखा है ना, लोगों की भावनाओं का ख्याल जो है नहीं रखा है। आई थिंक सेकंड पॉइंट है उसमें। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड मैं खोल एक रहा हूं। मिनट पढ़ेंगे? हाँ जी जी। जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जो प्री 2014 की सरकारें थी, 2007 से 9 का भारत आपकी फिल्म में पाकिस्तान के इशारे पर नाचता दिखाई देता है, उस दौर की चुनी हुई सरकारों के लाखों समर्थक तो अभी भी जिंदा हैं, शायद करोड़ों में ही होंगे, लाखों तो मैंने लिख दिया, शायद करोड़ों में होंगे। क्या उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? मतलब उनको ये लगेगा कि हम जो सरकार चुन रहे थे वो असल में पाकिस्तान के इशारों पर नाचती थी, ऐसा हमारे देश का एक बड़ा फिल्मकार कह रहा है, उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है। आप जो 2014 की बात कर रहे हैं, वही मैंने फिगर्स निकाले कुछ इसमें। 2000 पहले का छोड़िए, 2014 या उसके बाद का ही ले लेते हैं भाई। हम तो यही वोट परसेंटेज से मानते हैं कि भाई इतने लोग इनके फेवर में और इतने लोग। 3 लोकसभा चुनावों का जो है 2014, 2019 और 2024। 2014 में बीजेपी और एनडीए जो है, इनको 38.5% वोट मिले, मतलब इतने लोग इनके फेवर में थे। तो अब चलिए 39 मान लीजिए, तो 61% तो अब भी जो है आपके फेवर में नहीं है 2014 में। बिल्कुल। 2019 में ऑलमोस्ट 45% है, तो अभी भी 55% लोग जो है वो तो आपके फेवर में नहीं है। और 2024 में भी लगभग वही आंकड़ा टच कर रहा है, मतलब 55% लोग अभी भी हैं जो इस गवर्नमेंट को, जिन्होंने वोट नहीं किया, वो 55% लोग हैं। तो ये जो आदित्य धर ने क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को फिर वो आहत कर रहे हैं, 55% जनता जो है। तो ये जो चीज बात है, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और पिछली बार जब उनकी धुरंधर रिलीज हुई थी, तो आप देखिए लोगों ने उनका जो भी पॉलिटिकल अंडरटोन मैसेज था उसको इग्नोर करते हुए, या ठीक है कि बिल्कुल जो भी उन्होंने दिखाया है, मगर फिल्म जबरदस्त है। तो चाहे वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले रहे हों या नहीं रहे हों, सबने फिल्म देखी थी। लेकिन इस बार मुझे डर थोड़ा सा ये है कि जिस तरह से वो बहुत क्लियर कट हो गए हैं, क्या इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है? क्योंकि हमने ये चीज जो है कंगना रनौत की फिल्म में देखी, इमरजेंसी में। आप देखिए, कंगना रनौत ने इमरजेंसी बहुत बढ़िया फिल्म बनाई, लेकिन जिस तरह से खुद उन्होंने पॉलिटिकल डिवीजन कर रखा है, मतलब अपना एक साइड में, अब तो खैर वो नेता है और नेता बनने के बाद ही ये फिल्म आई थी, मगर उन्होंने जो सारी चीजें की उसकी वजह से उनकी एक अच्छी फिल्म को देखने भी बड़ा दर्शक वर्ग नहीं गया। कांग्रेस के लोग या जो लोग वोट देते हैं, या उन लोगों ने कोई बात नहीं की, वो कहती रह गई कि भाई कांग्रेसी भी मेरी फिल्म को देखें। उन्होंने राहुल गांधी को भी इनवाइट कर लिया, प्रियंका गांधी को भी इनवाइट कर लिया कि मेरी फिल्म देखो, बोलो, कोई नहीं बोला। तो जब आप पूरी तरह से पॉलिटिकल हो जाते हैं तो ये खतरा महसूस होता है। धुरंधर जो थी वो सबने एक स्वर में उस फिल्म को प्यार दिया। शुरू में भले ही थोड़ा सा जब इस तरह की प्रोपेगेंडा एजेंडा की बातें आई तो बहुत विरोध भी हुआ कि भाई इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, और लोगों ने उस फिल्म को फिल्म की तरह देखा क्योंकि चीजें उसमें अंडरटोन थी और फिल्म बहुत जबरदस्त थी। जो मेकिंग थी, जो स्टोरी टेलिंग थी, जो परफॉर्मेंसेस थे एक्टर्स के, मगर इस बार वो चीजें नजर नहीं आती है। आपने रणवीर सिंह की बात की, बिल्कुल ठीक है, रणवीर सिंह का काम
बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इस फिल्म को देखते हुए अक्षय खन्ना की कमी महसूस हुई। हाँ बिल्कुल अक्षय लगती है, खन्ना हाँ, यस, लगती है, आप मतलब एग्री, उनको भूल नहीं पाते हैं। ये हाँ उनका हाँ परफॉर्मेंस था, वो पहली फिल्म की रीढ़ थे और एकदम से यहाँ वो गायब नजर आते हैं। तो ठीक है, और उनकी भरपाई कोई नहीं कर पाई। ये रणवीर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बात हाँ, सही है, मैंने मेरे रिव्यू में कहा कि संजय दत्त को मेरे हिसाब से उनका कैरेक्टर जो है और बड़ा, मतलब पर्दे पर और निकल कर आना चाहिए था, उनको और सीन मिलने चाहिए था, वो नहीं मिला। अर्जुन रामपाल की बात है, वो पूरी फिल्म में, पहली फिल्म में वो टॉर्चर करते हुए और जिन बातों के साथ वो बहुत लाउड और बहुत उनका एक ग्राफ कैरियर का जो किरदार का जो बनता दिख रहा था उस फिल्म में, वो ग्राफ इस फिल्म में तो बिल्कुल नहीं बना। लास्ट में थोड़ा बहुत निकल कर आता है, जो एक तो उनके पिता के साथ उनका जो टसल जो बताया गया, वहां हाँ हाँ, उन्होंने, अर्जुन रामपाल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। ब्रिगेडियर जहांगीर का जो कैरेक्टर था उसके सामने मेजर इकबाल, यस वो यस और यस, लास्ट में निकल के आया, तो वो भी अंडर यूटिलाइज रह गए। राकेश हाँ, बेदी इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छे लगे, और मैं बस ये बस, भी कहूंगा कि मुझे रणवीर सिंह से भी ज्यादा अच्छे लगे, मैं आपको सही बताऊं। रणवीर तो जसकीरत के कैरियर में मुझे लगा कि हाँ एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी तो जो हमजा वाला था पिछली बार जो था वो कंटिन्यू था और करना भी था, मगर राकेश बेदी जब जब आए पर्दे पर, हाँ, मतलब एकदम डिलाइट वाला मामला हो जाता, अरे वाह यार। और सारा का तो आप इंतजार करते थे कि कब दिखेगी, अब दिखेगी, तो खत्म ही कर दिया उसके कैरेक्टर को। तो यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन में बहुत सारा गड़बड़ कर दिया आदित्य धर ने, और यही वजह है कि फिल्म में वो पहले वाला मजा नहीं आता है। कई सारी चीजें जो है वो यहाँ उबड़ खाबड़ हो गई हैं। रवि जी, मैं यहाँ पर अपने दर्शक का एक सवाल ले रहा हूं, जो जी ये लिख रहे हैं अविरल 5124 कि सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या आप लोग संविधान के खिलाफ हैं? तो मेरे दोस्त, फ्रीडम ऑफ ये कैसा एक्सप्रेशन सवाल के है? तहत अगर आदित्य धर ने ये फिल्म बनाई है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ही मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। तो संविधान के खिलाफ होने की तो कहीं से बात नहीं आई। जहां पर हम सामने वाले के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बनाई गई रचनात्मक कलाकृति के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले यही बात कर रहे हैं ना कि अगर उनके पास कुछ ऐसा प्रमाण है तो वो भी तो पेश करें जिस आधार पर उन्होंने कहा। दूसरा, एक और हमारे दर्शक हैं जेल एल सकलानी 5372, ये कह रहे हैं ये जितना मर्जी फिल्म की बुराई करें, फिल्म पहले से भी ज्यादा कमाई करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम फिल्म की बुराई कर नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरा, हम खुद चाहते हैं कि आप ये फिल्म देखें ताकि आप भी सवाल करें जो हम कर रहे हैं। तीसरा, हम यहां पर यह भी बता रहे हैं कि फिल्म में हमें क्या अच्छा लगा। अभी अभी रवि जी ने बताया कि उन्हें राकेश बेदी का काम रणवीर सिंह से भी अच्छा लगा, और उन्होंने ये भी बताया कि अर्जुन रामपाल भी कुछ खास सीन्स में बहुत अच्छा काम करके गए हैं। तो ये भी आपकी जो सोच है वो गलत है। बिल्कुल नहीं चाहते कि फिल्म ना चले, हम तो चाहते हैं फिल्म चले, लोग देखें और सवाल पूछें। सवाल पूछना जो इस देश में बंद हो गया है ना, हम वो चाहते हैं कि वो शुरू हो। फिल्में देखिए आप या मत देखिए, वो आप फैसला आप करिए, उस पर हम आपके ना घर जाके आपको रोक सकते हैं ना बोल सकते हैं कि जाओ। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज देखें आप उस पर सवाल जरूर करें, क्योंकि इस देश में अब सवाल करने का जो एक चलन था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और हम लोग क्या करते हैं कि हमने सोचना भी बंद कर दिया है। अब हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम बस उसी भट्टी में घुटते रहते हैं। हम कभी भी दूसरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जानना ही नहीं चाहते। हम एक चूरन के एक नशे में रहना चाहते हैं जो हमको चटा दिया जाता है सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वालों के द्वारा, और हम उसमें उड़ते रहते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए। तो विश्वगुरु बने या नहीं बने उसका फैसला बाद में होगा। कोई एक व्यक्ति इस देश में बैठकर नहीं कह सकता कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। उसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स होंगे जो हमें पार करने पड़ेंगे। लगातार डॉलर की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, और अभी इस समय स्थिति ये नहीं है कि हम किसी कहते हैं ना, किसी मद में या किसी नशे में रहे। हमें जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जानने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये तो कह नहीं रहे, जैसा तमाम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातों पर शुरू हो जाते हैं जब कोई फिल्म, किताब, आर्टिकल आता है, तो हम ये कहें कि इस फिल्म को बैन कर दीजिए, हम इस फिल्म के बारे में आपसे और तमाम लोगों से कहें इस फिल्म को मत देखिए। तब आता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं, या आप चाहते हैं कि सामने वाले की चीज जो है किसी को पता ना चले। हम तो जो उन्होंने कहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो कहा गया है, जो दिखाया गया वही है, या उसके पीछे भी कुछ और कहने की कोशिश है।
देखिए दरअसल दोस्तों, अगर आप ये हाँ, उम्मीद करके बैठे हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि यहां अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं बोलकर, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं लिखकर, ना मैं आपको रोक रहा हूं लिखने के लिए, ना आप मुझे रोक सकते हैं बोलने के लिए। तो ऐसा यहां कुछ भी नहीं होने वाला है कि जो आपको पसंद हो हम वो बात कहें। हम वो बात कहेंगे जो तर्कपूर्ण लगती है, जिन पर सवाल उठाए जाने चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए। अब आपको हमारी बात अगर कड़वी लगे या आप न सुन पा रहे हो, तो या तो उससे बेहतर तर्क लाइए, वरना आप खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मैंने किसी को भी रस्सी से बांध कर नहीं रोका है। तो यहां पे पहले उस बात को समझिए कि हम कह क्या रहे हैं। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, हम यहां उस फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं जो हमने कल देखी है। इसमें हमने आपसे ये नहीं कहा कि इस फिल्म को मत देखो, इसमें हमने आपसे ये भी नहीं कहा कि इस फिल्म को जाके देखो, वो निर्णय आपका है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप डिस्कशन को सुन सकते हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। हमें उस फिल्म को लेकर, कंटेंट को लेकर हमारे जहन में कुछ सवाल आए हैं जिनको हमने यहाँ पर रखा है। और देखिए मैं कहूंगा कि फिल्म देखना मतलब ये नहीं होता कि आप जाके हॉल पे बैठ गए, हॉल के अंदर चेयर पे, और आपने देख लिया आंखें खोल के और आपने कहा मैंने फिल्म देख ली। उतना बस नहीं होता है। फिल्म देखने का मतलब ये होता है कि उसने आपने उस फिल्म के अंदर क्या देखा, क्या समझा, उस फिल्म से आपको क्या मिला। आप कहिए कि नहीं हमें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मिला, तो भी बात समझ में आती कि भाई आपका लेवल इतना ही है। आप कही सीधी आप कही कि नहीं हमने इसमें इसके अलावा भी कुछ चीज, यहाँ पे मैं कोई समस्या नहीं है उसमें। एक बात कह रहा हूं, यहाँ पे कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आए हैं। तो जब आपके पास तर्क हाँ, नहीं होता तो फिर आप गाली पर उतर आते हैं। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमने किसी गाली का इस्तेमाल नहीं किया, ना हम कभी करते हैं, क्योंकि हमारे पास तर्क है, बेहतर भाषा है, बेहतर समझ है। अब अगर आपके पास वो बेहतर समझ और भाषा नहीं है तो आप शांत रहिए, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे बेकार, मैं आपको बैन कर दूं, डिलीट कर दूं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। या तो आप बात को शांति से सुनिए, और अगर आपको अपशब्द बोलने तो आप कहीं और जाकर बोल सकते हैं, यहां फिर आपका स्वागत नहीं होगा। प्लीज कंटिन्यू रवि जी, सॉरी। हाँ जी हाँ, नहीं यहाँ पर वो बैन वाली बात आ जाती है। मैं मेरे चैनल पर जो लोग भी गाली गलौज करते हैं, मैं ये नहीं देखता कि भाई ये फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं एकदम उनको लॉक कर देता हूं। मुझे अच्छे ऑडियंस चाहिए। अच्छे ऑडियंस मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ मेरी ही सुने। मेरे पास इतने बढ़िया ऑडियंस हैं, जो भी हैं वो मेरी भी सुनते हैं और वो अपनी भी बात रखते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। लाइव के दौरान भी वीडियो बनाते हैं, तब भी उनके सवाल कमेंट्स आते हैं, हम जवाब देते हैं, जवाब पे सवाल आता है। वही हेल्दी डिस्कशन है और वही होना चाहिए, उसकी जरूरत है। और ये जिन लोगों को गालियों से बड़ा प्यार है, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो धुरंधर का ये जो रिवेंज आया है इसको 4 बार देखें। इतना आनंद आएगा, इतनी गालियां हैं उसमें कि आप कहेंगे वाह कान धन्य हो गए हमारे। और न केवल आप देखें, आपके परिवार को भी लेके जाएं साथ में, पूरे परिवार को, और सब मिलके उन गालियों का आनंद ले। भाई कोई समस्या नहीं अगर गालियां आपको इतनी प्रिय है तो। लेकिन हाँ मतलब ये आपको तय करना है कि भाई आपको गाली देना है, गाली सुनना है। आप शौक से जाके सुनिए गालियां, गालियों से कोई समस्या नहीं। गालियों की भी एक अपनी जगह होती है, गालियों का भी एक अपना समय होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अब आप हर जगह ही गाली गलौज करेंगे तो भाई किस दिन फिर सुनेंगे भी, सीधी सी बात है, या बैन हो जाएंगे। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमें नहीं आता है या हम नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। हमने अपनी लिमिट्स तय कर रखी हैं कि हमें इससे आगे नहीं जाना है। आपको बात समझ में आती तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो बहुत बढ़िया बात है। आप देख सकते हैं, पूरा प्रमाण है, हमने किसी को भी रस्सी से बांध के नहीं रोका है। और यहां पर हम उन्हीं बातों को रखते हैं जिनका हमारे पास कोई तर्कपूर्ण आधार है, और यहां पे हम बातचीत करने के लिए हैं। बातचीत करने के लिए हैं। आप अगर बातचीत सुनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप गाली गलौज करेंगे तो क्या फायदा होगा? ना तो गाली गलौज करने की वजह से मैं आपको यहां पर रोकने वाला हूं, ना ही थोड़ी देर में आप रुकना पसंद करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप इस बातचीत को सुने, समझें। कोई सवाल है तो करें, हम उसके जवाब भी देंगे। हमने कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। एक हमारे और दर्शक हैं, विवेक वर्सेस फूड। ये फैमिली फिल्म है, पूरे परिवार के संग लोग आए थे। हाँ बिल्कुल, पूरे परिवार के संग लोग आए थे। मैंने कहा ना परिवार के साथ आए थे भाई, लोग बिल्कुल आए थे। हाँ, एक और हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं, सर आई मिस एसएसआर व्हेन आई सी रणवीर सिंह, रणवीर कपूर डूइंग दिस काइंड ऑफ मूवीज। ये उनका अपना तर्क हो सकता है किसी। हाँ ठीक बात है। तो कुल मिला के सर हमने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया। रवि जी, आपने भी अपनी बात रखी, हमने भी अपने सवाल रखे, और हमारे कुछ दर्शकों को छोड़कर जो समझ नहीं पाए, जिनकी भाषा
की समझ उतनी नहीं है तो वो गाली गलौज पर उतर आए, काफी बैन भी कर दिया, डिलीट भी कर दिए कमेंट्स। लेकिन कुछ हमारे जो बेहतर दर्शक हैं जो समझ रहे हैं बात को, वो इस चीज को सुन रहे हैं और अपना तर्क भी रख रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं आप अपना तर्क रखिए, आप फिल्मों को देखिए, हमारी बातचीत में हिस्सा लीजिए, सवाल पूछिए, सवाल जो इस देश ने पूछने बंद कर दिए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। खिलौना बनना बंद कर दीजिए, किसी का खिलौना बन जाए आप, ये बंद कर दीजिए। किसी ने कुछ कहा, हम तो हमारी बात पे नहीं कहते कि आप हमारी बात पर भी यकीन और भरोसा करिए, खुद जाइए, खुद देखिए, खुद सवाल उठाइए। हम तो खुद चाहेंगे, बहुत खुशी होगी, दिली खुशी होगी जिस दिन हमारे सारे दर्शक रिव्यूअर बन जाएंगे, सारे दर्शक रिव्यू करेंगे। और एक और बात कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल फिल्मकार कर रहा है, उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आप भी करिए। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपके पास फिल्म बनाने का अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन आप उसको लिख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं कहीं पर। कुल मिलाकर हमें ये खुशी होगी कि अगर आप भी सवाल करना सीख जाएं। मतलब मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि मेरा हर दर्शक सवाल करे, इस देश का हर शख्स सवाल करे। ये सवाल नहीं करने की वजह से तो बीमारियां होती हैं। और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जितनी क्रिएटिव होगी उतनी सबके लिए भली साबित होगी। ये yes. गाली देना भी फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ना आपको कुछ दे रही है ना हमको कुछ दे रही है, किसी को कुछ नहीं दे रही है। वो ये है कि ठीक है, आपने अपना लेवल बता दिया कि ये देखो हमारा लेवल ये है। आपको जिन लोगों ने वहां देखा वो भी समझ गए आपका क्या लेवल है, और आपकी आत्मा तो जानती है कि यार मैं किस लेवल पे खड़ा हूं। तो ठीक है, आपकी इच्छा है कि आपको किस लेवल से बात करनी है, मगर क्रिएटिव रहेगा तो वो सिनेमा के लिए भी भला होगा। ऐसा नहीं है कि ये डिस्कशन सिनेमा के लोग नहीं सुनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग सुनते हैं और वो समझते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं कि जो लोग इस फिल्म की तारीफ में बहुत सारे ट्वीट करेंगे, इंस्टा पोस्ट लिखेंगे, वही उनका सच होगा, वो पीछे और बात करेंगे, ये भी तय है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें समझे इसको, तो क्रिएटिव बनाएंगे तो सिनेमा की दुनिया का भी भला होगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर होगा कि हम एक हेल्दी और अच्छे डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक और दर्शक का आया है, हम सवाल तो करेंगे लेकिन लेफ्टिस्ट और 0.5 फ्रंट के हिसाब से नहीं करेंगे। तो मतलब ये भी वही है जो नेहरू जी दोषी है। मतलब आज मुझे समस्या हुई और मैं 60 साल पीछे गया, वो 60 साल पहले क्यों हुआ था? तो मतलब अब तो खैर आपकी समझ पे तो हम क्या ही बोलें, फूल ही चढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है मैं उम्मीद करता हूं जो नेहरू जी की फोटो पहचान जाएंगे। हाँ, नहीं, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हुई होगी तो पहचान ही जाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर होगी, उम्मीद करता हूं मैं जी। मैं अपने यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा ना कि लोग सब तरह की बात करते हैं, तो बॉयकॉट बॉलीवुड कहने वाले बहुत से लोग आजकल सबसे पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो में दिखाई दे जाते हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड करते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें अपनी जगह हैं, वो चल रही हैं। अगर किसी तरीके का सिनेमा बन रहा है तो उसका अपना बाजार है, इसलिए बन रहा है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि भारत अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। तो कुल मिलाकर आपने जो भी दर्शक हमारे साथ बने रहे इतनी देर तक, आपने हमारी बातों को सुना, इसको हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग तरह का कंटेंट शुरू किया है, क्योंकि हम सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं बोलते कि आप अलग तरह का सिनेमा बनाइए, हम अपने कंटेंट में भी प्रयोग करते हैं। हमने पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे वीडियोस लगाने शुरू किए हैं जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि जो मशहूर फिल्में रही हैं बॉलीवुड की, उनमें जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स दिखाए गए, उसके पीछे क्या कहने की कोशिश थी, उसकी एक एनालिसिस है डिटेल में। अभी तक हमने दिल चाहता है पे बात की है, आज मैं स्वदेश पर भी वीडियो कर चुका हूं, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। इसके अलावा हमने और कई फिल्मों के बारे में बात की है जहां पर प्यार का एक अलग रूप दिखाया गया। हमने रॉकस्टार के बारे में बात की, हमने देवदास के बारे में बात की है, हमने दिल से के बारे में बात की है। तो इस तरह के कंटेंट भी हम बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का कंटेंट भी देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आने वाले जितने भी दर्शक हैं उन्हें बॉलीवुड फिल्मों का तो शौक है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर वही सबसे ज्यादा बातें होती हैं। तो आप उस तरह के कंटेंट को भी पसंद करिए। अगर आप उसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, मैं हर तरह के सुझाव के लिए बिल्कुल ओपन हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए, और दर्शकों शुक्रिया उज्ज्वल जी, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।